नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध। हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम नाम का एक स्रोत है और हम इसी के जरिए इस बहुत बड़े और उलझे हुए विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं, बल्कि वो वजहें क्या थीं, युद्ध कैसे आगे बढ़ा और सबसे ज़रूरी, इसका हम पर आज क्या असर है। ये वो लड़ाई थी जो कोई 6 साल चली। लगभग पूरी दुनिया इसमें शामिल थी। सोचिए, करीब 10 करोड़ सैनिक, 5 करोड़ मौतें। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कारणों से जिनकी वजह से ये सब हुआ। स्रोत पहले विश्व युद्ध और उसके बाद हुई वर्साई संधि का जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, वो संधि एक बहुत बड़ा कारण बनी। मतलब जिस तरह जर्मनी पे सारा दोष डाला गया, भारी हर्जाना लगाया गया, जमीन छीन ली गई, सेना एकदम सीमित कर दी गई, इसने जर्मनी में एक गहरे अपमान और उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। एक तरह से बदले की भावना। और उसी समय शांति के लिए राष्ट्रसंघ भी बना था, लीग ऑफ नेशंस। वो क्यों नाकाम रहा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, उसकी नाकामी की कई वजह थीं। एक तो अमेरिका जैसा बड़ा देश उसमें था ही नहीं, और दूसरी बात, उसके पास कोई अपनी फौज नहीं थी। तो जब जापान ने या इटली ने हमले किए तो संघ कुछ कर नहीं पाया, बस देखता रह गया। इससे हमलावर देशों के हौसले और बढ़ गए। तो एक तरफ जर्मनी में अपमान की भावना, दूसरी तरफ एक कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और फिर आए 1930 के दशक की महामंदी। उसने आग में घी का काम किया। हाँ बिल्कुल, महामंदी ने हालात बहुत ज्यादा बिगाड़ दिए। यूरोप में जबरदस्त बेरोजगारी थी, आर्थिक तंगी थी, लोगों का भरोसा जो मौजूदा सरकारें थीं उनसे उठ गया। और इसी निराशा के माहौल का फायदा उठाकर इटली में मुसोलिनी और खासकर जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह सत्ता में आ गए। हिटलर ने तो वर्साई संधि को पलटने का वादा किया था, है ना? जर्मनी का खोया गौरव लौटाने का। और वो लेबन्सराम यानी लेबन्सराम, मतलब जर्मन लोगों के लिए ज्यादा रहने की जगह, ज्यादा जमीन। ये वादे उस वक्त के मायूस लोगों को बहुत आकर्षक लगे। और उधर एशिया में जापान भी विस्तार करने लगा था। यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति या अपीजमेंट पॉलिसी का भी जिक्र आता है। क्या वो सिर्फ हिटलर से डर रहे थे? स्रोत बताता है कि ये सिर्फ डर नहीं था, वो पहले विश्व युद्ध की तबाही दोबारा नहीं झेलना चाहते थे। उन्हें एक उम्मीद थी, शायद गलत उम्मीद, कि हिटलर की कुछ मांगे मान लेने से शायद युद्ध टल जाए। जैसे 1938 का म्यूनिख समझौता, जहां चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा जर्मनी को दे दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये सोचकर कि बस हिटलर यहीं रुक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर वो दिन आया, 1 सितंबर 1939, जर्मनी का पोलैंड पर हमला, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, उसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। शुरुआत में तो कुछ महीनों तक शांति सी रही पश्चिमी मोर्चे पर, हाँ, जिसे फोनी वॉर कहते हैं। हाँ, कुछ महीने अजीब सी शांति थी। लेकिन फिर जर्मनी ने अपनी ब्लिट्जप्लेग रणनीति, मतलब बिजली की तेजी से हमला, उसका इस्तेमाल किया और फ्रांस जैसी बड़ी शक्ति को बहुत तेजी से हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा सदमा था मित्र राष्ट्रों के लिए। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। बैटल ऑफ ब्रिटेन का क्या महत्व था? वो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। जर्मन वायुसेना लुफ्तवाफा ने ब्रिटेन पर हवाई हमले किए ताकि वो घुटने टेक दे, लेकिन रॉयल एयरफोर्स ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। यह हिटलर की पहली बड़ी हार मानी जाती है। इसके बाद युद्ध का दायरा और फैल गया। हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती की, सोवियत संघ पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बारबारोसा। और उधर प्रशांत महासागर में उधर जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया। अब ये सच में एक विश्व युद्ध बन चुका था। युद्ध में कुछ निर्णायक मोड़ भी आए होंगे। स्रोत किन लड़ाइयों को अहम मानता है? हाँ, 2 लड़ाइयां बहुत अहम मानी जाती हैं। एक तो मिडवे की लड़ाई 1942 में। वहां अमेरिकी नौसेना ने जापान को करारी शिकस्त दी। प्रशांत में ये एक बड़ा मोड़ था। और दूसरा यूरोप में स्टेलिनग्राड की लड़ाई 1943। वहां सोवियत सेना ने जर्मन सेना को हराया। ये पूर्वी मोर्चे पर युद्ध का रुख पलटने वाली हार थी जर्मनी के लिए। इन जीतों के बाद मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी होने लगा। बिल्कुल, धीरे धीरे वो मजबूत होते गए। फिर डी-डे हुआ, नॉर्मंडी लैंडिंग, और सेनाएं जर्मनी की तरफ बढ़ने लगी। और अंत कैसे हुआ यूरोप में? अप्रैल 1945 में मित्र सेनाएं बर्लिन पहुंच गईं। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और फिर जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया।
इसे वीई डे कहते हैं। लेकिन जापान तो अभी भी लड़ रहा था। हाँ, प्रशांत में युद्ध जारी था। जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। आखिरकार अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ये पहली और आखिरी बार था जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में हुआ। इसके बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से खत्म हुआ। युद्ध खत्म हुआ, पर दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। स्रोत इसकी क्या बड़े परिणाम बताता है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल गया। ब्रिटेन और फ्रांस अब महाशक्तियां नहीं रहे, उनकी जगह अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो नए सुपर पावर बनकर उभरे। और एक और अहम बात, उपनिवेशवाद का अंत शुरू हो गया। जिन यूरोपीय शक्तियों के इतने सारे उपनिवेश थे, वो कमजोर हो चुकी थी। और भविष्य में ऐसे युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना हुई। हाँ, यूएन बना। हालांकि विडंबना देखिए, इन्हीं दो नई महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई, जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहते हैं। जर्मनी का बंटवारा भी हो गया। आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े बदलाव हुए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जिक्र है। हाँ, 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी गई। विश्व बैंक बना, IMF बना और अमेरिकी डॉलर को दुनिया की मुख्य करेंसी बना दिया गया। इसका असर तो आज तक हम देखते हैं। और हमारे देश भारत पर इसका क्या असर पड़ा? देखिए, स्रोत ये बताता है कि युद्ध ने ब्रिटेन को बहुत कमजोर कर दिया था, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। और भारत में आज़ादी की लड़ाई तो पहले से ही जोरों पर थी। तो युद्ध के बाद जो बदला हुआ माहौल था और ब्रिटेन की जो कमजोर हालत थी, उसने भारत की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया और 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो मतलब वर्साय संधि के अपमान से लेकर महामंदी, तुष्टीकरण, तानाशाहों का उदय, इन सब ने मिलकर इस भयानक युद्ध की जमीन तैयार की। हाँ, और इसके नतीजे भी उतने ही दूरगामी रहे। नई महाशक्तियां, यूएन का बनना, उपनिवेशों का खत्म होना, शीत युद्ध, नई आर्थिक व्यवस्था, ये सब उसी युद्ध की देन है और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। यहां एक सवाल जरूर मन में आता है सोचने के लिए। ये युद्ध लड़ा तो गया था साम्राज्यवाद और विस्तारवाद को रोकने के काम पर, शांति के लिए यूएन जैसी संस्थाएं भी बनी, पर क्या देशों के बीच वो जो वर्चस्व की लड़ाई है, अपना प्रभाव बढ़ाने की जो इच्छा है, वो सच में खत्म हो गई है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।